Hello students, my name is Dikshita Mistry and I welcome you in today's video जहां पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. द टॉपिक नेम इज एंड द टॉपिक दैट विल डिस्कस इज द नेक्स्ट 5 years ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं जो अपना लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रखने वाली हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में काफी आसानी हो, सहूलियत हो. तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग बिकॉज वी आर गोइंग टू see and discuss multiple dimensions of Indian foreign policy that is going to take place in next 5 years. The vision of India हम वो समझेंगे, साथ ही साथ challenges और opportunity के context में. So let's start. I hope you like today's video. So please focus. We'll start and we'll understand how the India's foreign policy got evolved. एंड इवोल्यूशन समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जब तक इवोल्यूशन नहीं समझेंगे फॉरेन पॉलिसी का, इवोल्यूशन मतलब हम हिस्ट्री नहीं देखते हैं, तो हमें फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करने में परेशानी होगी. हम फ्यूचर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन है उसे समझ नहीं पाएंगे. और अगर हमें उसे समझना है नेक्स्ट 5 years में कि क्या चैलेंजेस होंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो डेफिनेटली हम लोगों को ये इवोल्यूशन भी देखना होगा. तो फर्स्ट जो फेज है, मैंने तीन कैटेगरी में, तीन फेजेस में जो है वो फॉरेन पॉलिसी को डिवाइड किया है. फर्स्ट फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1947 एंड इट रैन टिल 1991. दिस फेज वाज वेरी stable phase where you can say Indian foreign policy was not had just started and we were not actually aligning with any major powers. बहुत स्टेबल फेज था. हुआ क्या कि 1940s में, जब 42 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, उसके बाद दुनिया भर में काफी चेंजेस आते हैं. कैसे सोवियत यूनियन ब्रेक हो जाता है, जो वेस्टर्न यूरोप है वो पूरी तरह से आप बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय हो गया होता है ड्यू टू वॉर. और उसकी वजह से जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो इवॉल्व होती है विथ रिस्पेक्ट टू, उसका नाम था मार्शल प्लान. इस प्लान के अंदर वेस्टर्न यूरोप को डेवलप करने की बात होती है और उसकी फंडिंग अमेरिका करना चाहता था और उसने किया भी. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड होने के बाद जो अलाइज थे, जो विनर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के, वो सब एक साथ आते हैं. दे सैट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड कि वर्ल्ड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पूरे ट्रेड, ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए वी नीड टू क्रिएट सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और वहां होता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाता है. इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिश होने के बाद जो पूरी वर्ल्ड के मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया भी रही थी फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी उस समय? स्टेबल थी कि भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, हमें उसके साथ जो है वो स्टैंड करना है. एंड वी ऑल्सो हैड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, क्योंकि 1991 जब सोवियत यूनियन ब्रेक होता है तो उससे पहले जो है एक कोल्ड वॉर का एरा भी शुरू होता है. एंड वी हैड दैट पॉलिसी कि हमें यूएस, जब बाइपोलर पूरी वर्ल्ड में एक रूल चल रही थी, एक तरफ यूएस था और एक तरफ रशिया थी, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी कंट्री के साथ, किसी मेजर पावर के साथ अलाइन नहीं करेंगे. और वी अडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. नाउ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में इंडिया इज अ लीडर, जहां पर साउथ साउथ और जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे वो इंडिया के साथ आ गए, सच एज इंडोनेशिया. और उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की स्टार्ट, जो शुरुआत की, इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने, जैसा मैंने बताया, कि किसी भी हम मेजर पावर के साथ नहीं जाएंगे एंड वी वांट टू बी न्यूट्रल एंड डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो ये था फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. नेक्स्ट फेज आता है 1991 टिल 2008. Now, Soviet Union collapsed. As I told you, multiple of countries got evolved and got their autonomy after Soviet Union broke down. Now, foreign currency crisis happened in India in the year 1991. और उसके बाद जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये फॉरेन क्राइसिस क्या थी, मैं एक ब्रीफ बता देती हूँ कि जब हमारा जो
फॉरेन एक्सचेंज था वो इतना ज्यादा कम हो गया था कि हमें बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी, जहां पर हमने अपने गोल्ड को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी आईएमएफ के पास रख करके बहुत बड़ा लोन लिया था। और उस लोन को देने के एवज में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, उसने हमसे बोला था कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा, बैंकिंग रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे कंट्री में। और उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन कर दी, और वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। नाउ Cold War had ended and US remained the major power in the world. But what happened? We that till that time also we were maintaining the policy of non-alignment. Now, less developed countries in the African continent, in the Asian continent, started to rise, such as China, such as India, such as Brazil, such as Bangladesh. These countries started to rise, and they started to have a very strong economy. Their defense power started to grow, एंड आवर पॉलिसी रिमेन कि भाई हमने एलपीजी रिफॉर्म्स कर दिया, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम इंटरमिंगल होना स्टार्ट कर दिया था। 2008 till present time, this is the third phase of our Indian foreign policy. Now what happened in the year 2008? Global financial crisis happened due to real estate issues. होम जो इन्वेस्टमेंट थे और जो हाउसेस थे, न्यू हाउसेस, उनके प्राइसेस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका बबल ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। और now what happened, the loopholes and the crisis actually that got fulfilled. वो loophole कहाँ से fill होता है? चाइना, बिकॉज इन उस समय चाइना तेजी से राइज कर रहा था, हैविंग जीडीपी ऑफ मोर देन 8 to 9% एवरी ईयर। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चाइना, पूरी दुनिया को उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए, एंड एवरी कंट्री, इवन यूएस, गॉट डिपेंडेंट अपॉन चाइना. Now China started to see itself that it will, या तो मैं बोल रही थी कि पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गई फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इट्स मिनरल्स, फॉर इट्स इंटरमीडिएट गुड्स। इवन इंडिया गॉट डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि हमें अगर ऑटोमोबाइल बनानी, व्हीकल बनानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो स्टेयरिंग हो गया, बैटरीज हो गए, लिथियम बैटरीज, या फिर फार्मास्यूटिकल्स में जो इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हम सभी चीजों के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हो गए फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा. Now the shift of global power started to happening, and it was the global power started to shifting from west towards east, basically in South Asia. वेस्ट से ईस्ट ग्लोबल पावर शिफ्ट होने लगी बिकॉज ऑफ चाइनाज राइज, और बिकॉज इंडिया भी काफी ग्रो कर रहा था, तो बेसिकली साउथ एशिया के ऊपर जो है वो ग्लोबल पावर फोकस होना शुरू हो गया. नाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो करंट है वो क्या है? वी आर अलाइनिंग विथ यूएस. we have a we want to counter the dominance of China in South China Sea, in Indo-Pacific region, as well as in other continents of the world such as Central Asia, West Asia, etc., where Chinese investment is growing like never before. Okay. Now we also want यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स, जहां पर हम जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं उनके साथ हम डिस्कशंस और नेगोशिएशंस करके ये सोच रहे हैं कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का वहां पर जो है वो स्टेटस मिले. साथ ही साथ हम डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, इन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम रिफॉर्म चाह रहे हैं, बिकॉज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज ग्रोन एंड गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी पॉजिटिव वे, जहां पर हमारी इकोनॉमी, हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बेटर पोजीशन में पहुंच गई कि हम ऐसे डिमांड्स कर सकते हैं. ओके. नाउ आर फॉरेन पॉलिसी इज ऑल्सो focusing on the neighborhood security, क्योंकि साउथ एशिया में there are multiple of countries and we want to focus and we want to provide, be a net security provider in Indian Ocean region as well as for other countries. तो विदाउट डिले हम फटाफट से जो है बाकी जो फॉरेन पॉलिसी नेक्स्ट 5 इयर्स क्या रहेंगी, उसके चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए, ये सारी चीजें समझेंगे. ओके. फर्स्ट इज मेन एरियाज ऑफ फोकस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो मैंने कैटेगराइज किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर नेक्स्ट 5 इयर्स में
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वहां पर फोकस करेगी. फर्स्ट इज साउथ एशिया, जहां पर इंडिया की हाईएस्ट प्रायोरिटी है. ये रीजन पूरा साउथ एशिया, साउथ एशिया मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव. सो ये सारे जो कंट्रीज है वो साउथ एशिया में आते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी, इसकी सिक्योरिटी इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर इंडिया. नेक्स्ट 5 years में भी यही प्रायोरिटी इंडिया की रहेगी. इंडियन ओशन सिक्योरिटी, नाउ ड्यू टू चाइनाज डोमिनेंस, इंडियन ओशन जो है वो काफी उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज चाइना इज improving its trade as well as military dominance in around द इंडियन ओशन रीजन. इंडियन जो ट्रेड है वो किसके साथ बढ़ा रही है? श्रीलंका हो गए, मालदीव्स हो गए, बांग्लादेश हो गए. सो दैट्स व्हाई इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विल फोकस ऑन इंडियन ओशन सिक्योरिटी इन द नेक्स्ट 5 years, अलाइनिंग विथ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, उसके साथ मिलके इंडियन ओशन सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि यूएस को चाहिए, इसीलिए वहां पर इंडिया जो है फोकस करेगा. Now, third important area is balancing US and relations with other countries. Now, what is happening? क्योंकि हम US के साथ align हो रहे हैं, तो हमारे relations, such as with Russia, is going down. In recent years, it has seen that our relation is going down with Russia. तो हमें वहां पर उसे balance करना पड़ेगा. या फिर जो यूएस ईरान के रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, तो हमारे ईरान के साथ कैसे रिलेशंस है उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट 5 years में ये बैलेंसिंग गेम जो है वो चलती रहेगी. कुछ कुछ न्यू चैलेंजेस भी है अदर कंट्रीज के साथ, जैसे इंडिया कनाडा खालिस्तान इशू है, वो काफी सीवियर इशू बन गया है, तो वहां पर भी इंडिया का फोकस रहेगा. काउंटरिंग ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ चाइना, नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है. लेकिन चाइना के डोमिनेंस, जो बढ़ता हुआ डोमिनेंस है, उसको कैसे काउंटर करे, कैसे बैलेंस करे, इंडिया का एक बहुत बड़ा मेजर एरिया फोकस फॉरेन पॉलिसी का यहाँ पर रहने वाला है. नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक पहुंच बढ़ाना. नाउ वी नो दैट वी हैव इनिशिएटेड several kind of projects in Western Asia, in Central Asia, but now it's the time that Indian government is focusing towards these continents in Latin America as well as Africa. Africa में हम साउथ अफ्रीका से काफी करीब हैं, बट देर आर अदर कंट्रीज एज वेल जहां पर हमें अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, सच एज सेनेगल कैन बी वन ऑफ द कंट्री जहां से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अर्जेंटीना वगैरह. एंड विल सी कि हमने कैसे यहाँ पर स्टार्ट कर भी दिया है अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना. सो दीज 5 areas आर द मेन फोकस एरियाज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. गॉट इट? ओके. Now let's discuss these points one by one. Okay. First is South Asia is the highest priority. As I told you, let's see. The left side are the challenges and the right side are the opportunities for India. So because I'm not using the digital board, it's a little bit difficult for me to explain everything in writing. So this will be more a verbal explanation. I'll try कि मैं कहीं कहीं highlight कर दूं. बाकी आपको खुद यहाँ पर समझना है कि where I'm talking about, what I'm talking about, because diagrams are very easy to understand, right? Left sides are challenges and the right sides are opportunities. तो first है चाइना का Belt and Road Initiative project, Silk Maritime Silk project. So let me see कि क्या मैंने यहाँ पर मैप डाला है. Yes, this is the China's Belt Road Initiative. And what is this road initiative? Actually based on the historical maritime silk road that जो चाइना से स्टार्ट होता था और यूरोप तक जाता था, क्रॉसिंग थ्रू सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया. तो यहाँ पर चाइना ने उस हिस्टोरिकल तर्ज पे अभी एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया है with billions and billions of rupees. This project includes the core infrastructural things, जैसे रोड बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, या फिर अदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे करके वो बड़ी सिटीज को कनेक्ट कर रहा है टू इम्प्रूव द ट्रेड. सो मैरीटाइम सिल्क रूट में यहाँ पर वो मैरीटाइम जो ट्रेड है उसे इंक्रीज करने के लिए वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे जगहों से होते हुए इट विल अगेन रीच टू यूरोप एरिया. ओके. सो लैंड रूट
एंड सी रूट, इन दोनों को मिला के पूरा एक नेटवर्क जो है वो चाइना इज गोइंग टू बिल्ड. बिकॉज ऑफ दैट एक डोमिनेंस क्रिएट हो गया है साउथ एशिया में. नाउ दिस इज द एरिया वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, Sri Lanka. This is the area. Now, if this area is not secure and if this area is being dominated by the China, then definitely it's a cause of concern for us because it's our neighborhood. And India being the largest country in this region in economic, in land wise as well, in terms of military strength as well. So now it's the responsibility of India to secure this region. So this is one of the reasons. Now, again, China is improving its trade with South Asian countries as of 2018. Now, China has engaged into with Bangladesh, with Bhutan, with Nepal as well. So that is a very serious issues क्योंकि भूटान और नेपाल हमारे लिए हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं, बट बिकॉज आर रिलेशंस also getting deteriorated with Nepal. Nepal is tilting towards China and वहां से वो ट्रेड भी बढ़ रहा है. पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी जो अपना सीपीईसी कॉरिडोर है, प्रोजेक्ट है, जो पोक एरिया से होकर जाता है यहाँ से, उसे चाइना को जो है वो अलाउ कर दिया है परमिशन, जो हमारे सोवेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर एक अटैक है. इंडिया श्रीलंका के साथ ऑलरेडी श्रीलंका हैज गिवन इट्स हम्बनटोटा पोर्ट टू चाइना in 99 years of lease. So all these things are basically indicating that China's dominance in the South Asia is increasing and it's a cause of concern for us, and we definitely need to look into it and we need to balance China's growing dominance in South Asia. तो हमारी प्रायोरिटी क्या बनती है? हमारी प्रायोरिटी बनती है कि we need to improve our relationship with our neighborhood, ठीक है, with our neighboring countries. Okay, this is the second point. Okay, so China's BRI project done. Lowest point of India-Pakistan relation. Now we know that after 2016 Uri attack, India has suspended the SAARC summit that was going to held in Islamabad in the year 2016. And in similar lines, other countries such as Afghanistan, Bangladesh has also rejected to attend the SAARC summit. And since then, 2016, since then, no SAARC summit has been held. Okay. So this is the lowest point of India-Pak relationship and we need to take care of that. Okay. Afghanistan issue. Now, Afghan uh, government is overtaken by the Taliban and after US withdrawal from the Afghanistan. So when Taliban has took over the Afghanistan whole governance and government, you can say, then we have invested a lot in the infrastructure development of Afghanistan, such as Salma Dam, such as parliament. We are also developing parliament in Afghanistan. And again, China has invested a lot in Afghanistan. Afghanistan has allowed China to invest in the core infrastructure. So definitely because China की economy revenue हमसे ज़्यादा है, it has invested a lot in comparison to India in Afghanistan. Then again, we need to have हमारे जो भी infrastructural projects हैं वो कहीं ना कहीं काम रुक गए हैं. तो अफगानिस्तान इशू भी एक मेजर इशू है जो हमें next 5 years में resolve करना होगा. Also, India is losing ground with Maldives. Now, you know that Lakshadweep Row has had taken a very serious uh, situation or serious, what we can say that, serious turn in India-Maldives relationship. What happened that Prime Minister Narendra Modi visited Lakshadweep and he posted several pictures of him, relaxing and enjoying the climate of Lakshadweep over Twitter. Now there suddenly few ministers from Maldives actually reacted negatively on those pictures of Pradhan Mantri Modi, Narendra Modi. And what happened? The people of India responded, aggressively on those posts.
मिनिस्टर्स जो मालदीव्स के थे उन्होंने नेगेटिवली कुछ किया, और हमारे जो लोग थे उन्होंने बॉयकॉट मालदीव से जो है वो ये हैशटैग इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, एंड देन मालदीव had also responded back to us in a negative way. तो दैट्स वाई हमारा जो इंडिया नेपाल मालदीव्स का रिलेशन है वो सडनली बहुत नीचे चला गया। लोग मालदीव्स नहीं जाकर अब लक्षद्वीप जाना पसंद करें या फिर कहीं और जगह जाना पसंद करें, तो टूरिज्म बहुत नीचे आ गया। श्रीलंका के साथ वी आर हैविंग फिशरमैन इश्यूज सिंस लॉन्ग बैक विथ नेपाल, बिकॉज नेपाल सीज अस एज इट एल्डर ब्रदर वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं चाहता। it doesn't want us to interfere in their internal matters, and that's why Nepal is aligning towards the China. So actually India is losing grounds with Maldives, Sri Lanka, Nepal, these countries, and it is not good for us, because when our relationship with these countries will go back, then these countries will move towards China, and China will have major dominance over this South Asia region. So these are the major challenges in our region. So what is the opportunities? India's neighborhood policy. So India ने अपनी एक पॉलिसी स्टार्ट की है, इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, जहां पर इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम जो भी डिसीजंस लेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारे नेबरहुड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इस प्रायोरिटी में नेबरहुड से रिलेशंस हम इम्प्रूव करेंगे, नेबरहुड कंट्रीज से हम अपने रिश्ते सुधारेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या फिर हमारा नेपाल भूटान जैसे छोटे कंट्रीज हो। एंड फॉर दैट एक्सटर्नल फॉरेन बजट जो है वो भी इम्प्रूव किया गया है। इस साल 2023-24 के बजट में भी सारे कंट्रीज के लिए करीब 61 करोड़ जो रुपीज है वो ऐसे अमाउंट में सभी को ग्रांट दिए जाने हैं, तो ये रखा गया है। नाउ बीमस्टेक अपॉर्चुनिटीज। बीमस्टेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द यू नो countries which are around the Bay of Bengal, वो members हैं इसमें, including Nepal and Bhutan. So these members actually they have started multilateral projects such as BBIN corridor, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर, या फिर इंडिया थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है वो जो प्रोजेक्ट है ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट जो आसपास के एरियाज हैं, कंट्रीज है बेसिकली, उनको लैंड रूट सी रूट से कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। नाउ जैसे ट्राइलेटरल हाईवे, इट इज फॉर allowing passenger as well as cargo vehicles to enter the countries. BBIN कॉरिडोर है, तो ये कॉरिडोर है सी लैंड रूट का इन चारों कंट्रीज में, ताकि जो कार्गो मूवमेंट है, ट्रेड है, वो बहुत स्मूथ हो सके एंड चारों कंट्रीज जो है वो आपस में आ सके। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पर हम अपने रिलेशंस इन सारे कंट्रीज में से सुधार सकते हैं, और साउथ एशिया में हम वापस अपनी जो एक वर्चस्व है या इन्फ्लुएंस है उसको बरकरार रख सकते हैं। Also, we have various free trade agreements with multiple countries such as Maldives, Sri Lanka, where we give concession on customs and discounts on multiple of products, on multiple range of products, and that's how through improving our trade with these relations, we can also improve our relations with these nations and improve the condition, and our we can sustain our influence over South Asia region. Got it? Next, let's move to the next issue, challenge. Next challenge is Indian ocean security. As I told you that Indian ocean security is a major concern for us because we are a net security provider in this region. We are responsible for maritime security, even if it's traditional issue or maritime जैसे issue है, such as maritime traffic, piracy, या फिर अटैक्स ऑन शिप्स। ये सारे जो ट्रेडिशनल इश्यूज हैं उससे हमेशा इंडिया बचाया करती है बाकी कंट्रीज को। नाउ हियर इज एन इमेज जहां पर आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर की लाइनिंग है ये ह्यूमन ट्रैफिक नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग दिखा रहा है। ग्रीन कलर की जो ये एरोज है ये आर्म्स ट्रैफिकिंग को शो कर रहा है। एंड नाउ पायरेसी, जो ये स्कल शेप आपको दिख रहे हैं, दिस इज द रीजन, इंडियन ओशन रीजन, जो ये पायरेसी से काफी ज्यादा अफेक्टेड है। नाउ इंडिया हैज अ मेजर रोल कि वो बाकी कंट्रीज के साथ मिलके, सच एज सोमालिया, सच एज इन मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज मिलके यहाँ पर
इंडियन ओशन को सिक्योर करती हैं. तो वी हैव अ रोल and we actually have a challenge to control all these traditional issues such as maritime, to control maritime traffic, because this is also the area जो ये सी रेड सी वाला एरिया है और इंडिया से होते हुए दिस इज अ मेजर ट्रेड रूट एज वेल जहां पर ट्रैफिक होती है, कार्गो ट्रैफिक. तो इनको भी कंट्रोल करना चैलेंज है इंडिया के लिए. नाउ नेक्स्ट चैलेंज है कि जो यूनाइटेड नेशंस की सी ऑफ लॉ ऑफ सी है, कन्वेंशन और लॉ ऑफ सी 1982, इसके तहत ही जो सीज के या जो भी ओशंस के या जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं उसके लॉज को रेगुलेट किया जाता है. तो मेनी कंट्रीज सच एज चाइना डू नॉट बिलीव एंड डू नॉट you know do not follow the rules of UNCLOS 1982. So this is again challenge for India कि हम कैसे कंट्रीज को, जो खासतौर पे इंडियन ओशन कंट्रीज है, उनको कैसे अनक्लॉस या फिर ये जो लॉज है उनको फॉलो करवाएं. India's presence in Indian Ocean again one of the major threat to India's influence in Indian Ocean. What is the opportunities? Sagar initiative that has been started by Indian government, in which the Sagar, the countries which shares the coastal areas, okay, वहां से हम अपने रिलेशंस बढ़ाएंगे थ्रू इकोनॉमी, थ्रू ट्रेड, पोर्ट डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे. तो अपनी नेबरहुड में रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए सागर इनिशिएटिव्स वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच वी कैन यूज. इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में इंडिया की मेंबरशिप है. आसियान इज अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं, 10 ऐसे कंट्रीज जो आसियान में मेंबर्स हैं. नाउ आसियान में पार्टिसिपेट करना, आसियान +6 इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इंडिया को मेंबर बनाया गया है. तो आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है, एफटीए भी है, और साथ ही साथ हमारा आसियान +6 में मेंबरशिप भी है. इन कंट्रीज के साथ इफ वी collaborate, if we have better trade and better relations with these countries such as Malaysia, Myanmar, then Indian Ocean region जो है वो काफी सिक्योर करने में हमें मदद मिलेगी. Act East policy. Now what is Act East policy? It is the policy for improving and strengthening our cultural ties, our economic ties, and our strategic ties with the countries uh, which are located in the eastern side of India, such as Myanmar, Bangladesh, Thailand, Indonesia, Malaysia, etc. So, Act East policy is another opportunity which can be used and improve our influence in Indian Ocean security. Done. This is the second challenge and opportunity. We'll try to be fast because this video is going to be a little longer. Okay. Let's do. Okay. So next challenge is growing dominance of China. Growing dominance of China. तो ये एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो इंडोनेशियन सिक्योरिटी है, साउथ एशिया जो सिक्योरिटी है हमारा, उसे चैलेंज करता है. तो हम ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ चाइना के अंदर क्या है, जैसे बीआरआई प्रोजेक्ट, मैरीटाइम सिल्क रूट, स्प्रेडिंग इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी. नाउ साउथ चाइना सी is particularly important for India and particularly important for US. Now US wants India to help it to counter China in the South China Sea or in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region क्यों important है? Because it जो Strait of Malacca है, Strait of Malacca, it gets connected to South China Sea in the north. ये जो portion है, now you can see, this is India, South China Sea ये, and Strait of Malacca is here, and it also connects to Indian Ocean. Now all the trade, the 90% of trade of Southeast Asia and especially the China takes place through Strait of Malacca, that is known by the name of Malacca dilemma as well by the Chinese government. So this trade also passes through Indian Ocean, then Suez Canal, Red Sea, and then reaches upward up to and till Europe. Okay. So what happens that if South China Sea is not secure and is dominated by
China specifically, then what will happen? The neighboring countries such as Indonesia, Japan, and every country will get threatened by China, and their trade and economy will suffer. And ultimately, indirectly, it will hamper India's relationship with them, because India also thinks that political stability and the economic stability and the maritime stability is very, very important for any region to grow and to become much more prosperous. So South China Sea is again a challenge for India, and China's presence in Indian Ocean, such as already China is investing heavily in port development in Sri Lanka, Maldives, etc. Now Maldivian president is getting closer to China as well, and it has also asked India to withdraw its troops from Maldives till 24th March 2024. But that's going to happen or not, we'll have to see. But yes, Maldives and Sri Lanka are getting closer to China. Now, Sri Lanka has also given its Hambantota port because it was unable to pay the debt of China. So it given its port to China for 99 years on lease basis. So what are the opportunities for us? How can we counter this growing dominance of China? First is Quad Alliance, where this alliance includes Australia, Japan, India, and US. Now, these four countries are very, very much interested in the stability of Indo-Pacific Ocean, Indo-Pacific region, and it this alliance is basically established to counter the dominance of China in the Indo-Pacific region in South China Sea. So, when we become more and more vocal and strong in Quad Alliance, then definitely we can also counter the dominance of China in South China Sea. Now we are into four foundational defense agreement with US, such as Limoa, okay, such as Comcasa, okay, and such as GS MUA, okay. So these four फाउंडेशनल डिफेंस अग्रीमेंट्स जो है हमारे इंडिया सॉरी यूएस के साथ हैं, और यूएस ये चार डिफेंस अग्रीमेंट फाउंडेशनल डिफेंस अग्रीमेंट उन्हीं कंट्रीज के साथ करता है जिनके साथ उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, एंड जिन जो कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास है यूएस के लिए। नो ये जो डिफेंस अग्रीमेंट है वो हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है। यूएस के कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट के थ्रू हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो है ही, साथ ही साथ हम उनकी जीपीएस को यूज कर सकते हैं। जैसे उरी अटैक के लिए हमें स्पेसिफिक लोकेशन की जरूरत थी टेररिस्ट की, वैसे ही स्पेसिफिक लोकेशन जो है हम यूएस की जीपीएस और उनकी इंफॉर्मेशन से हमें मिल सकती है। नाउ वी कैन काउंटर द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ चाइना having this four foundational agreement. We are also importing Chinook aircrafts and the fighter planes and other helicopters from US, apart from Russia. So these four foundational defense agreements with US makes us in a very and prepares our defense to counter the dominance of China डिफेंस वाइज मिलिट्री वाइज, ओके। ईरान के साथ हम छाबार पोर्ट है जहां पर हम सेंट्रल एशिया और यूरोप में एंटर कर सकते हैं, और आईएनएससी कॉरिडोर जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है छाबार पोर्ट हमें उससे लिंक करने में मदद करेगा। यूएनएससी रिफॉर्म्स के तहत हम चाइना ऑलरेडी इज अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। नाउ इफ वी बिकम परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो डेफिनेटली हम चाइना के साथ एट पार पहुंच जाएंगे। नेवल कंट्रीज के साथ बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है इंडिया, जैसे यूएस के साथ है, श्रीलंका के साथ है, स्लाइनेक्स है, सूर्य किरण है नेपाल के साथ। तो देयर आर मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से हम चाइना के डोमिनेंस को काउंटर कर सकते हैं। डन, वी सॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस रिलेटेड टू चाइना एंड आर अपॉर्चुनिटीज कि हम उसे कैसे काउंटर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओके, सो दिस इज द साउथ चाइना सी एरिया, जहां पर एवरी कंट्री सच एज जो ये चाइना की 9 डैश लाइन है, चाइना रिकॉग्नाइजेस दिस 9 डैश लाइन एज इट्स ऑफिशियल मैरीटाइम बाउंड्री, बट अनक्लॉज जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है वो इस लाइन को नहीं रिकॉग्नाइज करती है, बट चाइना उसे नहीं मानता है। चाइना बोलता है कि हिस्टोरिकली हम यहाँ तक सी को गवर्न करते थे। नाउ मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जो है वो ये पैरासेल आइलैंड है, स्पार्टले आइलैंड्स है, उसमें
क्लेम करते हैं कि हमारा जो टेरिटोरियल क्लेम है वो इन आइलैंड्स पे भी है, बट चाइना एक्चुअली doesn't want them to have claim on these islands, and it says that we have completely and complete authority and territorial claim over these areas. Why? Because South China Sea is very rich in natural resources. Also यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स भी और गैस रिजर्व्स भी होने के यहाँ पर संकेत मिले हैं. देयर आर साइंस. सो दैट्स व्हाई चाइना वांट्स टू हैव डोमिनेंस ओवर साउथ चाइना सी. सेकेंड, नेक्स्ट जो फोर्थ एरिया है चैलेंज, बैलेंसिंग यूएस एंड अदर कंट्रीज. तो आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू दैट आर रिलेशनशिप रिसेंटली, हमारे रशिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत खास नहीं रहे हैं, बल्कि डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज सैंक्शंस, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, जिसके वजह से यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया रशिया के ऊपर. नाउ इंडिया डजंट बिलीव इन individual sanctions. It only believes in WTO और UN sanctions. Okay. तो रशिया के साथ हम जो है वो ऑयल परचेस करने में हमने ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया, बिकॉज वी आर अलाइनिंग विथ यूएस. तो रशिया वॉज नॉट हैप्पी कि हमारे जो क्योंकि यूएस एंड रशिया आर आर्च राइवल्स. इफ वील अलाइन विथ वन कंट्री देन डेफिनेटली रिलेशनशिप विथ अदर कंट्री विल गो डाउन. नाउ हमें यहाँ पर बैलेंस किया. बैलेंस कैसे किया? कि हमने रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर दिया. क्यों? जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस हुआ तो उसने अपने ऑयल पर जो प्राइस थे उसको डाउन किया. तो इट बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम ऐसे कम प्राइस में जो है वो ऑयल खरीद लें और अपना प्रॉफिट करें. साथ ही साथ S-400 जो डिफेंस मैकेनिज्म डील है विथ रशियन, दीज आर द मिसाइल्स. US was not happy कि हम ये purchase, and US was very concerned and apprehensive about this deal. But we because we wanted to improve and keep our relationship at sustainable point with Russia, we went ahead with this S-400 deal और हम ये purchase कर रहे हैं. तो हमारी जो रशियन रिलेशनशिप वो कैसे डाउन गई है? पहले हम 65% तक जो है वो डिफेंस इंपोर्ट करते थे, बट इट हैज गॉन डाउन टू 45% बिकॉज आर डिफेंस इंपोर्ट हैज इंक्रीज विथ यूएस, विथ इजराइल, विथ यूनाइटेड किंगडम, एंड दैट्स व्हाई the India Russia relationship is seeing a downward trend. But we have the opportunity in form of these kind of trade deals जहां पर हम अपने relations को improve कर सकते हैं. Now India Iran relationship, because of US withdrew from US Iran nuclear deal, तो वहां पर ईरान के ऊपर sanctions लगे. But again, because we invested a lot in Chabahar port, because Chabahar port is our entry gate in Central Asia to connect and to reach the Russia and to further reach to Europe, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हिसाब से या उसके थ्रू. तो ईरान इंडिया रिलेशनशिप को मेंटेन करना अलोंग विथ इंडिया इंडो यूएस रिलेशनशिप को मेंटेन करना इज अ ह्यूज डील. नाउ छाबार पोर्ट को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड यू नो टू डील इन रुपी. सो बेसिकली ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो यूएस डॉलर में डील नहीं हो सकते. तो दोनों कंट्रीज ने ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जितनी भी ट्रेड डील हो ऑयल में वो इंडियन रुपी में हो, जिसकी वजह से रुपी विल गेट स्ट्रेंथेंड इन द इंटरनेशनल मार्केट. ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डन अ डील, सेटल्ड इन अ डील फॉर वॉस्ट्रो अकाउंट. दिस अकाउंट ऑल्सो एक्चुअली क्रिएटेड टू डील इन इंडियन रुपी. ओके, तो वॉस्ट्रो अकाउंट जैसा कुछ क्रिएट किया गया है. दिस इज दी छाबार पोर्ट. छाबार पोर्ट इज एक्चुअली अ काउंटर टू ग्वादर पोर्ट which is being developed by the China in the territory of Pakistan. So हमें इसको काउंटर करने के लिए छाबार पोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ा. आगे चल के हम यहाँ पर शायद मिलिट्री बेस की तरह इसको यूज कर सके. तो ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, एंड वी हैव टू विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया और यूएस रिलेशनशिप, हमें इंडिया यूएस रिलेशनशिप, सॉरी रशिया रिलेशनशिप और इंडिया ईरान रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट चैलेंज क्या है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फोकस एरिया, चैलेंज नहीं, फोकस एरिया. Focus on Africa and Latin America. Now, as we have seen that we have increased our trade with Central Asian countries such as Kazakhstan. We have a nuclear deal with Kazakhstan to import uranium from that country. We are also having, first military base in Tajikistan.
And we are trying to reach to Central Asia through Thabar port and through North-South corridor. And through that corridor, the northern part of Central Asia is Russia. So we are also trying to connect with Russia in the form of that. Now, in the Western Asian countries, we are having very good relations with recently with UAE, because we also saw UAE, Abu Dhabi, sorry, UAE and Saudi Arabia. So Iran. So basically, recently we also that saw that Pradhan Mantri Modi inaugurated the largest Hindu temple in Abu Dhabi, and also he inaugurated the India Mart, the Bharat Mart in Saudi Arabia. Okay, Western Asian nation. So that's how we are concentrating. We are trying to extend and focus on our extended neighborhood. Extended neighborhood because Western Asia is connected to Iran and Afghanistan, right? We are trying to extend our relationship out and to reach out to Central Asia, to West Asia. Now, Latin America and Africa is not so much in focus as comparison to Central and West Asia. So, what is the challenge? The challenge currently is that we have less or low connection as compared to Central and West Asia in Latin America and Africa. Now, this is the challenge. What are the opportunities? Now, Brazil, Argentina, South Africa could be the priority for India in the next coming years. How? In 2020 to 23, India has boasted a trade surplus of $3.25 billion, $1.3 billion with Brazil and Tanzania. So, what does it signify? That in the form of improving our trade deals with these nations, we can improve our relation and we can focus on Latin America and Africa. Brazil is very important. Argentina is very important nation. Senegal is a country in Africa where we export, which actually import our broken rice. Now we import, we export rice to other countries, right? So basically 75% of export of rice is in the form of broken rice, which is actually imported by South African nations or African nations. These poor nations import broken rice. So Senegal is one of the major importer of rice. So rice is very basic need of any country. So whenever a country provides any basic necessity to any country, then it becomes very important nation for that country. So through that we can improve our relation and focus on African countries. We import edible oil from Brazil. Now, edible oil is what? Palm oil. Yes. Brazil is the largest producer of palm oil in the world, and we also import palm oil, edible oil from that country. So definitely through trade, we can, extend into other areas with Brazil. Now, Argentina, in five uh, mines, lithium mines we have invested. We have actually agreed to invest in Argentinian lithium reserves. Now, lithium is getting very important in current period because every electronic vehicle uses lithium battery and we don't have significant reserves of lithium. Recently, yes, Jammu Kashmir has been uh, told that it has. Jammu Kashmir was in news because it was told that significant lithium reserve has been found in Jammu and Kashmir. But right now, we don't have any resource, so we basically import lithium from China. China has a huge reserve of lithium. So when we are focusing into Latin America or Africa, now we are giving importance to Argentina. Why Argentina? And the two surrounding nations create this lithium triangle where the world's largest reserve of lithium is found. So we have decided to invest in this Argentinian lithium mines. Okay. Also, South Africa is our source for the import of fertilizer and cotton. So again, this is a nation of Africa. So through all these initiatives, we can gauge that Latin America and Africa will be the next major foreign affairs target or focus area of India in coming years. Okay, so that's how we have completed all the five focus areas with focus area of Indian foreign policy, that is going to be
very important in the next coming years. So that's it, all for today. I hope you understood and enjoyed this discussion, because I actually tried to, cover all the important facts in this very short video. I hope you understood. See you soon. Thank you so much.